वेलकम टू लर्न। तो आज हम करने वाले क्लास 11 मैथ चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.2। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो हमें बताना है कि हमें ये क्वेश्चन दे रहा है, तो हमें इनमें से बताना है कि कौन से रिक्त समुच्चय है। तो हम फर्स्ट से देखें। तो इसमें बोला है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि हमें उन संख्याओं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बताना है जो 2 से भाज्य हैं, विषम है और प्राकृत हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या तो हम सबको पता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती हैं। तो 1 2 3 4 डैश 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 चलती चल जाएंगे, ठीक। अब इसमें बोला विषम प्राकृत संख्या है, यानी कि प्राकृत संख्याएं तो है लेकिन साथ साथ वो विषम भी हूँ। वो विषम प्राकृत संख्या है, यहाँ लिखते हैं हम विषम प्राकृत संख्याएं। तो देखो प्राकृत संख्या हमें पता है, विषम प्राकृत संख्याएं भी हमें पता है। जो विषम मतलब ऑड नंबर्स, तो हमें जो ऑड भी हो और नेचुरल भी हो। तो अब देखो 1 आ जाएगा, 1 ऑड है, विषम है, फिर 3, फिर 5, फिर ऐसे चलते चल जाएंगे और ये भी इन्फिनिटी तक, ठीक। अब इसमें बोला है कि लेकिन साथ साथ ना वो 2 से भाज्य भी होने चाहिए। तो बताओ हमारी जितनी भी विषम प्राकृत संख्या होती है वो कोई 2 से भाज्य होते हैं? और नंबर्स तो होते ही वही हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। तो हमारे मतलब यहाँ का लिखे हम 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं। तो जब कोई 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या होती नहीं है तो ये हो जाएगा नल सेट, यानी कि एम्पटी रिक्त समुच्चय हो जाएगा ना। और रिक्त समुच्चय को हम या तो इससे दर्शाते थे या फिर मतलब देखो या तो हम इससे या फिर ऐसे लिख देते थे, यही करते हैं ना। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने यही तो देखा था। तो या तो इससे दर्शाते हैं या इससे, तो हमने इससे डिनोट कर दिया। तो जब प्राकृत ये रिक्त समुच्चय तो लिख देंगे हम कि यह एक रिक्त समुच्चय है। तो ये हमने कर लिया हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। इसमें बोला है समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अब समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी सम संख्याएं देख लेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो सम संख्याएं, तो देखो सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 4 6 8 ऐसे करके चलती चली जाएंगी, ठीक। अब अभाज्य, तो अभाज्य जो केवल खुद से डिवाइड हो और किसी टेबल से डिवाइड ना हो या किसी संख्या से डिवाइड ना हो। तो देखो हमारा 2 खुद से डिवाइड होता है, हो जाता है ना, लेकिन किसी और संख्या से नहीं होगा। ना 3 से होगा, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, किसी से भी नहीं होगा। 4 खुद से भी होता है, 2 से भी हो जाता है, 6 खुद से भी होता है और 3 और 2 से हो जाता है। ऐसे ही 8 खुद से होता है, साथ में 4 और 2 से हो जाता है। तो यानी कि आगे ऐसी चलती चली जाएंगी। तो हाँ मतलब जितनी आगे बढ़ेंगे हम तो जो डेट्स आएंगी वो खुद से भी होंगी और डेट से भी हो जाएंगी डिवाइड। लेकिन केवल 2 है जो सम भी है अभाज्य। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आगे कुछ डिजिट्स ऐसी मिले जो अभाज्य हों लेकिन वो सम नहीं होंगी, वो विषम होगी फिर। तो केवल हमारा 2 है जो सम भी होगा और अभाज्य भी होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सम अभाज्य संख्या इक्वल 2। देखो अब हमसे यहाँ रिक्त समुच्चय पूछा है, और रिक्त समुच्चय तो खाली होते हैं ना, उनमें तो कोई मतलब नल सेट होता है, कुछ होता ही नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ तो हमारे पास है 2, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब करेंगे थर्ड पार्ट, जिसमें बोला है x एक प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन भी दी है कि क्या है, वो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तो देखो 5 से छोटी, तो 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं इक्वल, देखो 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं तो 1 2 3 4 ये हो जाएंगे, ठीक। फिर 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ी प्राकृत संख्याएं, तो 7 से बड़ी
7 से बड़ी आ जाएंगी 8, 9, 10, 11, मतलब ये तो चलती चली जाएंगी। ठीक, अब इसमें बोला है कि एक ऐसी प्राकृत संख्या बतानी जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो दोनों को देख के क्या लगता है कि ऐसी कोई संख्या है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो सकता है ऐसा कभी पॉसिबल कि कोई संख्या हो जो 5 से तो छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो? नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, ये कंडीशन तो कभी फिट हो ही नहीं सकती। तो क्या हम क्या लिख देंगे, ये 5 से छोटी और 7 से बड़ी संख्या इक्वल नल सेट, नल है। ठीक है, तो यह रिक्त समुच्चय है। तो ये रिक्त समुच्चय हो जाए। तो हमने इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया, अब करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो उसमें बोला है वाई वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का ओवेनिस बिंदु है। तो वाई वाई जो है वो कोई दो समांतर रेखा है, उनके बीच का ओवेनिस बिंदु है। तो देखो समांतर रेखा है, तो देखो हमने ये दो समांतर रेखाएं बनाई हैं। समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइंस, हमने पैरेलल लाइंस बना ली। अब इनका ओवेनिस बिंदु यानी कि इनका जो कॉमन पॉइंट है वो बताना है हमें। तो बताओ इनका कोई कॉमन पॉइंट होगा? कॉमन पॉइंट कब होता है दो लाइंस का? जब वो एक दूसरे को टच कर रही हो, कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, वहाँ पे उनका कॉमन पॉइंट होता है। लेकिन ये तो कहीं एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही, कहीं क्रॉस ही नहीं कर रही, तो इनका कॉमन पॉइंट होगा नहीं ना। तो जब इनका कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं तो हम लिख देंगे कि कोई भी दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अतः इनका कोई ओवेनिस्ट बिंदु नहीं होगा। तो यह रिक्त समुच्चय है। जब कोई ओवेनिस्ट बिंदु होगा ही नहीं तो यह रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो हमने इसका फोर्थ पार्ट भी कर लिया है। अब करेंगे हम क्वेश्चन सेकंड। तो उसके लिए चलते नेक्स्ट पेज पर। इसमें बोला है निम्न समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित हैं? तो वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो हमें वर्ष के महीनों का समुच्चय बताना है। तो देखो वर्ष में कितने महीने होते हैं हम सबको पता है। तो देखो वर्ष के महीने इक्वल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके चलते चल जाएंगे और लास्ट आएगा हमारा दिसंबर। तो ये होंगे हमारे वर्ष के महीने। तो देखो अब अगर हम इन्हें साइड में लिखें तो लिखेंगे समुच्चय इक्वल आ जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च दिसंबर, और ये बन गया हमारा समुच्चय। लेकिन इसमें हमें ये बताना है कि निम्न में से कौन परिमित और कौन अपरिमित। तो देखो वर्ष के महीने हम सबके लिए एक ही रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं है किसी के लिए कोई और महीने हो जाएंगे, हमारे लिए कुछ और हो जाए, सबके लिए सेम रहेंगे। और परिमित जो समुच्चय होते हैं वो होते ये हैं कि कोई भी चीज़ है अगर तो वो सबके लिए समान हो, कोई भी सेट है वो सबके लिए वही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं किसी के लिए कुछ और हो किसी के लिए कुछ और हो। तो वर्ष के जितने महीने सबके लिए एक ही रहेंगे तो ये परिमित हो जाएगा। इसे लिख देंगे हम, ये है परिमित है। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट भी कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, इसमें है समुच्चय दे रखा है, इसमें 1, 2, 3, और डैश डैश डैश। तो देखो इस समुच्चय में हमें कुछ पता नहीं है ना कि ये आगे कहाँ तक जाएगा। इस डॉट डॉट का मतलब तो ये है कि इन्फिनिटी तक है, तो कुछ निश्चित नहीं है ना कि ये कहाँ पे एंड होगा, तो हमें तो पता ही नहीं। तो जब हमें ये बात नहीं हमें जब
ये कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ लास्ट होने वाला है, मतलब ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो हमारा परिमित समुच्चय हो जाता है। तो हम ऐसे लिख देंगे कि यह अपरिमित है। ठीक, उसके बाद फिर ये है, तो इसमें 1, 2, 3, डेल्टा 99, 100 ये दे रखा है। तो देखो यहाँ पर तो क्या था, डॉट डॉट के बाद कोई आगे डिजिट नहीं थी, यानी कि हमें नहीं पता कहाँ तक चलेगा ये, लेकिन यहाँ डॉट डॉट के बाद आगे डिजिट से 99, 100, यानी कि ये 100 पर लास्ट होने वाला है। तो ये निश्चित है ना कि ये 100 पर लास्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट यानी कि परिमित समुच्चय। तो लिख देंगे यहाँ पर ये है परिमित। अच्छा, कोई ये रीज़न पूछे ना कि ये अपरिमित क्यों है, ये परिमित क्यों, तो हम सीधे ये बोल देंगे क्योंकि ये अनिश्चित है और ये निश्चित है। ये अनिश्चित है क्योंकि नहीं पता ये कहाँ एंड हो रहा है, इसलिए अनिश्चित हो गया और इसीलिए हम अपरिमित हो गया। लेकिन ये हमें पता है कहाँ एंड होगा, और तो ये परिमित है। ये निश्चित है तो ये परिमित है। तो हमने इसका सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट कर लिया। अब है फोर्थ, तो इसमें बोला 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े धन पूर्णांक इक्वल है 101, 102, 103, ऐसे करके डॉट डॉट आगे चलते चल जाएंगे। ये 100 से बड़े बोला धन पूर्णांक, तो समुच्चय क्या बनेगा, लिखेंगे समुच्चय इक्वल 101, 102, 103 डॉट 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 आगे चलते जाएंगे। क्योंकि इसमें एक निश्चित बात नहीं बोली कि कहाँ कितने धन पूर्णांक बड़े चाहिए, ये नहीं होता है। तो हमारा तो ये चलता चला जाएगा कि 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो 100 के जितने भी आते हैं सब बड़े ही हैं 100 से, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है। अब हमें ये बताना है परिमित है अपरिमित। तो जब देखो जब ये आगे चलते चले जाएंगे, कुछ पता नहीं है कहाँ तक चलेगा, तो ये अनिश्चित हो गया, अनिश्चित हो गया तो अपरिमित हो गया। तो लिख देंगे हम ये है अपरिमित है। अब करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। तो इसमें बोला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, देखो 99 से छोटे, तो 99 से छोटे है तो इतना तो हमें पता है कि 1 से लेके 98 तक। ठीक, अब उनमें से हमें अभाज्य पूर्णांक देखने हैं। तो अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से, 2, 3 जो खुद से ही कटते और किसी टेबल से नहीं कटते वो होते हैं, 5, 7, 11 कॉमा डॉट 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 ऐसे चलेंगे और 97 तक लास्ट होंगे। 98 पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि 98 जो है वो अभाज्य नहीं है, वो भाज्य है, वो खुद के टेबल के साथ साथ अदर टेबल से भी कट हो जाता है, इसलिए 98 नहीं लेंगे, हम 97 लेंगे। तो ये निश्चित है ना कि 2 से स्टार्ट होंगे 97 में एंड हो जाएंगे, और इनके बीच में जो डेट्स है वो जो अभाज्य होंगी वो इंक्लूड हो जाएंगी इसमें। तो निश्चित है, तो जब ये निश्चित है तो समुच्चय लिखेंगे हम इक्वल 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 97। और ये निश्चित हमने देख लिया है, तो जब निश्चित है तो परिमित लिखा, यह है परिमित है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें बोला है निम्न समुच्चय में से प्रत्येक लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित। सेम अभी जो हमने क्या वही बताना है। तो देखो एक्स अक्ष की समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष तो हमें पता ही है ये होता है, ये एक्स अक्ष है। अब इसके समांतर हमें रेखाओं का समुच्चय बताना है। तो एक बात ये बताओ कि जब ये एक्स एक्सिस है तो इसके हम समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे इधर भी कितनी खींच, मतलब अनगिनत खींच सकते हैं ना हम जितनी चाहें। तो जब ये यहाँ पे डिसाइड ही नहीं है कि हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, कुछ निश्चित ही नहीं है, हम जितनी चाहे उतनी खींच सकते हैं, तो यह परिमित हो गया। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि हम एक्स अक्ष के समांतर अनगिनत रेखाएं खींच सकते
अतः यह अपरिमित। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट। तो इसमें बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला, तो अल्फ़ाबेट्स तो हम सबको पता है, तो हम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षर A B C ऐसे चलते चले जाएंगे, और फिर बाई जेड, यही होते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो हमें पता है कि यही होंगे, सबके लिए यही होंगे, ए से स्टार्ट होंगे, जेड पे ख़त्म होंगे, किसी के लिए कोई चेंज नहीं होगा। तो निश्चित हो गए, जब निश्चित हो गए तो ये परिमित भी हो गए। तो हम लिख देंगे, पहले तो लिखेंगे समुच्चय, समुच्चय इक्वल आ जाएगा ए बी सी डॉट डॉट बाई कॉमा जेड। तो ये हो गया समुच्चय। तो लिख देंगे अतः यह परिमित। तो हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया है, अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। इसमें बोला है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो देखते हैं 5 के गुणज कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो लिखेंगे 5 के गुणज इक्वल 5 के गुणज। तो 5 के टेबल में कौन कौन से आते हैं पहले वही देख लेते हैं। 5 के 10, 5 के 15, 5 के 20, 5 5 के 25 डॉट 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 आगे चलते जाएंगे, मतलब ये भी इन्फिनिटी तक चलेंगे। 5 के गुणज बोला है, 5 के गुणज तो पता नहीं कहाँ तक होंगे, तो हमें तो नहीं पता कितने हैं ऐसे, तो हमने तो ऐसे लिख दिया है डॉट डॉट में। अब हम इसे पहले समुच्चय में लिखेंगे, समुच्चय इक्वल 10, 15, 20, 25 और डॉट 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 डॉट। अब देखो, जब हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक चलने वाला है, तो यह अनिश्चित हो गया। जब यह अनिश्चित हो गया तो यह अपरिमित हो गया, तो हमारा ये भी अपरिमित हो जाएगा। तो यह है अपरिमित है। ठीक, अब आता है हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो देखो, पृथ्वी पर कितने सारे एनिमल्स रहते हैं, कुछ लिमिट है, हमें आधे से ज़्यादा को तो नाम भी नहीं पता होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को गिन नहीं सकते। अतः जब हम इन्हें गिन नहीं सकते तो तो जब गिन नहीं सकते तो कुछ निश्चित भी नहीं है कि ये इतने ही हैं। जब निश्चित नहीं है तो परिमित भी नहीं है। तो लिख दें कि अतः यह है अपरिमित है। ठीक, अब इसका फिफ्थ पार्ट उसमें बोला है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु देखो, अभी हम ये बनाते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा मूल बिंदु 0,0। तो यहाँ से पास होने वाले जो सर्कल्स हैं उनकी कोई काउंटिंग हो सकती है। एक तो ये आ गया, फिर दूसरा ऐसे ये आ गया, फिर तीसरा ये आ गया, फिर चौथा ये आ गया, फिर पांचवा ये आ गया, फिर कहीं से कोई आ, मतलब ऐसे करके कितने आ सकते सर्कल्स, हमें कुछ पता ही नहीं है ना, हम काउंट कर सकते हैं नहीं, अनकाउंटेबल हैं, अनिश्चित हैं। तो हम लिख देंगे कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त अनिश्चित हैं। अतः जब अनिश्चित है तो अपरिमित है, अतः यह अपरिमित है। तो हमने क्वेश्चन 3 भी कर लिया। अब करेंगे हम क्वेश्चन 4। तो इसमें बताना है नेम ने बताइए कि A इक्वल D है अथवा नहीं। हमें देखना है A इक्वल है कि B के या नहीं। तो देखो A इक्वल हमें क्या दे रखा है, A, B, C, D, और B इक्वल क्या दे रखा है, D, C, B, E।
ये दे रखा है। अब हमें देखना है कि ये इसकी इक्वल है कि नहीं। तो देखो इसमें ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और यहाँ पर भी डी है। तो दोनों आपस में इक्वल हो गए ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, फिर दूसरी ब्रैकेट इक्वल, दूसरी ब्रैकेट में डी कॉमा सी कॉमा वी कॉमा ए। तो ये हो गया आपस में इक्वल। जब इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं इसीलिए ए इक्वल बी। और जब बी ए इक्वल बी है तो लिख देते हैं हाँ। और ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे सेकंड पार्ट। तो इसमें भी यही देखना है। तो ए इक्वल दे रखा है 4, 8, 12, 16 और बी इक्वल है 8, 4, 16, 18। तो देखो इसमें 4 है, 8 है, 8 है, 12 है, नहीं है 12 इसमें 16 है, 16 है, इसमें 18 है लेकिन यहाँ 18 नहीं है। तो यहाँ ये सेम नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 4, 8, 12, 16 डज नॉट इक्वल 8, 4, 16, 18। और जब ये इक्वल नहीं है तो लिख देंगे ए डज नॉट इक्वल बी, नहीं। और अगर ये हाँ नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक। अब क्या है इसका थर्ड पार्ट। तो इसमें दे रखा है ए इक्वल 2, 4, 6, 8 है, बी इक्वल एक्स समधन पूर्णांक हैं और एक्स जो है 10 से छोटा और उसके बराबर है। यानी कि जो साइड बी दे रखा है वो दे रखा है समधन पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव है, ठीक है, और सम भी है और वो एक्स से छोटे और बराबर है। एक्स जो है वो 10 से छोटा बराबर है 10 के। तो देखो तो हम क्या करेंगे इसके लिए समधन पूरा 10 से छोटे। तो पहले 10 से छोटे एक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक सम नहीं है, ठीक। फिर 2, तो 2 सम है और धन पूर्णांक भी है, ठीक। फिर 3 धन पूर्णांक तो है लेकिन सम नहीं है। 4 धन पूर्णांक भी है और सम भी है। फिर 5 सम नहीं है, धन पूर्णांक तो है लेकिन सम नहीं है। फिर 6 धन पूर्णांक भी है और सम भी है। फिर 7 धन पूर्णांक है लेकिन सम नहीं है। फिर आता है 8 धन पूर्णांक और सम भी है। फिर आता है 9 धन पूर्णांक है लेकिन सम नहीं है, तो हम 9 नहीं लेंगे। फिर लेंगे हम 10 धन पूर्णांक भी है, सम भी है और एक्स के इक्वल भी, एक्स से छोटे और उसके बराबर बोल दिया तो 10 तक ही लेंगे हम। तो ये बी सेट आ गया। अब इसे भी लिख देंगे बी इक्वल क्या क्या है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8 और 10, 10 है ना। ए और बी इक्वल आपस में, तो हम लिख देते हैं हम सेट 2, 4, 6, 8, 10 इक्वल है सेट 2, 4, 6, 8, 10। तो ए इक्वल बी। हमने इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया। अब करेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में बोला है ए इक्वल एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, मतलब एक्स जो है संख्या 10 का गुणज है। तो समुच्चय लिखेंगे हम ए इक्वल 10 का एक गुणज। 10 के गुणज में सबसे पहले तो 10 ही आ जाएगा, फिर 20, फिर आ जाएगा 30, ऐसे करके आगे चलते चले जाएंगे, ठीक। और बी इक्वल हमें दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30 और ए इक्वल हो जाएगा 10, 20, 30 आगे दो, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में क्या इक्वल है, कुछ इक्वल है। यहाँ पे ना डॉट डॉट भी है, यहाँ पे भी था, रह गया वो, ठीक। तो देखो इन दोनों में कुछ इक्वल है, हाँ 10, 20, 30 ये 3 इक्वल, लेकिन फिर इधर 15 और 25 नहीं है, इधर तो है। तो अगर हम ऐसे लिखें 10, 20, 30 डॉट 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 इक्वल 10, 15, 20, 25, 30 और डॉट डॉट डॉट, तो ये डज नॉट इक्वल हो जाए क्योंकि यहाँ 15 और 25 नहीं है। तो ए डज नॉट इक्वल। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया, करेंगे फिफ्थ। तो इसमें बोला है क्या निम्न समुच्चय युग्म समान है, कारण से बताइए। सेम भाई इसमें भी यही देखना है समान है या नहीं। तो ए इक्वल हमें क्या दे रखा है 2, 3। अब बी इक्वल हमसे बोला है एक्स एक समीकरण ये दे रखी है का एक हल है। तो हमें पहले ये समीकरण सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर हमें पता चलेगा कि बी समुच्चय क्या है। तो इसे हल करने के लिए पहले हम इस इक्वेशन को कर लेते हैं नोट। अब देखो ये इक्वेशन कौन सी वाली लग रही है,
हमने ना 9th क्लास में पढ़ा था मिड टर्म लगाना। आगे ये स्क्वायर में, ये इस फॉर्म में है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इस फॉर्म में है। और जब इस फॉर्म में होती है तो हम मिड टर्म फार्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में करते हैं हम कि आगे जो स्क्वायर में दे रखा होता है उसके मल्टीपल की हम लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 1 दे रखा है तो 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 1 × 6 इक्वल आ जाएगा 6। अब हम दो ऐसे डिजिट ढूंढते हैं जिनके मल्टीप्लाई करने पे पहले और लास्ट वाली डिजिट का गुणा आए और प्लस या माइनस करने पे बीच वाली डिजिट आए, यही देखते हैं। तो देखो 6 × 1 = 6, और अगर हम 6 - 1 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। लेकिन ये जो मिलेगा ना, मिलेगा 6 - 5। तो देखो यहाँ लगा देते हैं x² + 6 -1 x + 6 = 0। तो x² + 6x - x + 6 = 0। तो x कॉमन आ जाएगा, x + 6 अंदर बचेगा, इधर 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस इधर आएगा कॉमन, माइनस का 1 और अंदर बचेगा x + 6 = 0। देखो यहाँ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक ये है कि ये वैलिड नहीं है, ये वाली डिजिट इस इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं है, हमें कोई और डिजिट ढूंढनी पड़ेगी। तो देखो 2 × 3, 2 × 3 = 6 और 2 + 3 = 5। तो हम ये वाली डिजिट रखेंगे 2 + 3, तब हमारा आंसर आएगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कुछ डिजिट्स वैलिड नहीं होती हैं, ठीक। तो इधर बचेगा x + 2, यहाँ बचेगा ये प्लस का आएगा, ठीक, ये भी प्लस का आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो ये आएगा x + 2 x + 3 = 0। फिर हमें मिलेंगे x = -2 और x = -3। तो हमें मिल गया b इक्वल सेट में -2, -3, ठीक। अब देखो अगर हम a और b देखें तो 2, 3 = -2, -3, कुछ कॉमन है दोनों में। 2 और 3 तो कॉमन है, लेकिन इधर माइनस के उधर प्लस के हैं, तो ये कॉमन नहीं है। तो ये हो जाएगा इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इक्वल, तो a डज नॉट इक्वल b। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें देखो a इक्वल क्या देखा था, फॉर लो f, देखो f o, अच्छा हम समुच्चय में जब लिखते हैं तो कोई भी अभी हम रिपीट नहीं करते हैं। तो देखो f, l, w, ठीक, और b इक्वल w, o, l, f। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ना, o है f है l है w है। तो हम यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख देती हूँ मैं a इक्वल b, ठीक। अब इसका सिक्स्थ क्वेश्चन सब गड़बड़ कर दूँगी। 6th क्वेश्चन, तो उसमें बोला है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। अब इसमें समान समुच्चय देखने हैं। तो ए में दे रखा है 2, 4, 8, 12। अब देखो यहाँ किसी भी समुच्चय में 2, 8, 4, 12 दे रखा है, मुझे तो नहीं लग रहा। इसमें है लेकिन इसमें 14 दे दिया 2 की जगह, तो ये नहीं होगा, ठीक। फिर तो ये तो किसी के समान है नहीं। अब बी देखते हैं, बी 1, 2, 3, 4 कहीं है, देखो डी है 3, 1, 4, 2 सेम है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4 इक्वल 3, 1, 4, 2। तो ये बी डी, ठीक। अब फिर है सी, ये किसके साथ इक्वल है, 4, 8, 12, 14 नहीं। डी को तो हमने देख लिया, ई -1, 1 इसके साथ है, जी के साथ। तो यहाँ लिख दो -1, 1 इक्वल -1, 1। तो ई इक्वल हो जाएगा जी के। अब एफ किसी के साथ है नहीं, और एच बचा तो वो भी किसी के साथ नहीं, तो हमारा इसमें ये दो कॉमन। तो हमने इसका 6th क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के आगे कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।